अल्पसंख्यकों के अधिकार, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। और ये भारतीय संविधान खास विशेषता है, केवल नागरिक को अधिकार नहीं देता, विदेशियों को भी देता है, बहुमत को नहीं अल्पसंख्यकों को भी देता है। तो कई बार आपका सवाल होगा, सर ये बताओ ये कौन सी बात है, अल्पसंख्यक कौन है, पहला ही सवाल होगा। अल्पसंख्यक को अधिकार क्यों, अधिकार जब सबको मिल गया लोकतंत्र में, तो अल्पसंख्यकों क्यों? क्योंकि दोस्तों याद रखो, लोकतंत्र में सरकार तो हमेशा बहुसंख्यक की बनती है, और इसीलिए जब सरकार बहुसंख्यक की बनेगी तो राज्य सरकार प्रशासन बहुसंख्यक आएगा। तो पता चला कि राज्य सरकार में जो आएगा वो अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति के साथ छेड़छाड़ न करे, इसलिए उन्हें स्पेशल संरक्षण दिया गया है। इसलिए दोस्तों लोकतंत्र बहुमतवाद नहीं है, और इसलिए कहा भी जाता है अगर लोकतंत्र का सच्चा उपयोग कहीं आपको देखना हो तो आप ये देख लेना कि अल्पसंख्यकों के अधिकार है या नहीं है। इसका मतलब है, क्योंकि लोकतंत्र में देखियो दोस्तों हमेशा एक एक व्यक्ति की राय का महत्व है, और उसके संरक्षण की आवश्यकता ज्यादा होती है जो बहुमत के डर से दब जाए। इसीलिए अनुच्छेद 29 में तुम्हारे संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे, तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए 2 अनुच्छेद का प्रावधान किया, और विवाद ज्यादा है अनुच्छेद 30 पर। अनुच्छेद 29 तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अनुच्छेद 29 में जो बात लिखी गई है कि नागरिकों के भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में, भारत में या भारत किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किन्हीं वर्गों को नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, तो यहां 3 बात आ जाती है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। तो दोस्तों जरा देखो, आर्टिकल 39 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं है, यानी भारत में रहने वाले किसी भी नागरिकों के वर्गों को तो नागरिक लिखा गया है। इसका मतलब है कोई यूक्रेन का आदमी आके यहाँ कहे भाई हमारी भाषा का भी संरक्षण करो, मैं तो यहाँ न इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, न हिंदी न कन्नड़ी, तो उसके लिए अधिकार नहीं होगा। भारत में रहने वाले जो नागरिक के किन्हीं वर्ग है, वो किसी क्षेत्र में है, किसी क्षेत्र का मतलब गुजरात में है, तमिलनाडु में है, लद्दाख में है, या वो पूरे भारत में है, उन्हें अपनी भाषा, भाषा का मतलब इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ भाषा के लिए 8वीं अनुसूची रखी गई। तो भाषा का मुद्दा तो हमारे इतना महत्वपूर्ण था कि देश आजाद हुआ तो मामला आया कि आधिकारिक भाषा कौन होगी, यानी आधिकारिक भाषा का मतलब है सरकारी भाषा कौन होगी। तो जैसे अपने दोस्तों के साथ हम संवाद करते हैं, वैसे ही एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को किस भाषा में चिट्ठी लिखे, संसद किस भाषा में चले, न्यायालय किस भाषा में चले, यह आधिकारिक भाषा। तो बड़ा विवाद था इस मामले पर। तो आप देखोगे भारत में तो भाषा के आधार पर इतना बड़ा विवाद हुआ, और दोस्तों हमारा देश ऐसा है जिसे कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। अरे बच्चों, कहीं पूरे दुनिया में जाओ, इतनी भाषाई विविधता कहीं आपको नहीं दिखेगी। अच्छा स्विट्जरलैंड, यूरोप में चले जाओ, स्विट्जरलैंड के लोग कहते हैं भाई हम बड़ी विविधतापूर्ण, तो पता चला स्विट्जरलैंड में जमा जमा कुल 4 भाषा बोलने वाले लोग हैं। हमारे तो 22 भाषाएं 8वीं सूची में है। उसके बाद तो जो भाषाओं को लाख लोग से ज्यादा बोलते हैं वो भाषाएं भी लगभग 1200-1300 है। तो अपने आप में इतना दोस्तों के व्हाट अ वंडरफुल लैंड इंडिया इज, इतना विविधतापूर्ण देश है, इतना बहुलतावादी देश है। भाषा की विविधता तो संविधान निर्माता कह रहे थे भाई हर वर्ग अपनी भाषा का संरक्षण कर सकता है, और भाई भाषा का मतलब है स्वाभाविक रूप में किसी के लिए हिंदी हो सकती है। अब हिंदी चूंकि सरकारी भाषा है, आधिकारिक भाषा है, तो अब हिंदी में कामकाज होगा तो हिंदी भी पे खतरा तो नहीं आएगा। लेकिन तमिलियन, इसलिए आप देखेंगे दोस्तों दक्षिण भारत से तमिल, बंगाली, अभी अब
ममता दीदी से बात करो, हमेशा माँ माटी और मानुष भलो बची। इसलिए देखोगे दक्षिण भारत के लोग हमेशा कहते हैं कि भाई हमारी भाषा हमारी भाषा। कई बार उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कहते हैं हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों, हम हिंदी को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है कि अपनी भाषा का संरक्षण करे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी हम किसी भाषा थोप नहीं सकते। और इसका बड़ा एग्जाम्पल देखो, श्रीलंका में सिंहली भाषा के लोगों ने सोचा तमिल भाषा के ऊपर अपनी भाषा में थोप दे, वो श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम बन गई। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जगह दी है कि भाई हम किसी भाषा थोप नहीं पाएंगे। फंडामेंटल राइट है, जरा सोच के देखो, फंडामेंटल राइट केवल जीवन नहीं है, बोलना नहीं है, लैंग्वेज भी रखना फंडामेंटल राइट। कितनी बड़ी बात हो गई। केवल आना जाना नहीं, व्यवसाय करना नहीं, अरे अपनी भाषा में बोलना, अपनी भाषा की रक्षा करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और लिपि, अब देखो अगर पंजाबी भाषा है तो गुरुमुखी लिपि है, हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि है। इतनी बात, भाषा भी आप रखिए, अपनी लिपि भी रखिए। और दूसरी बात है संस्कृति। तो दोस्तों, संस्कृति का मतलब ही होता है पहनावा, खान पान। कोई पहनावा, खान पान, तो अपने रीति रिवाज, त्योहार, इस सब व्यक्ति को मनाने की छूट है। इसलिए दोस्तों, आप देखो अभी तमिलनाडु में जल किट्टू मनाया जाता है। जल किट्टू में सांडों की दौड़ होती है। कई लोग कहते हैं कि भैया ये कौन सा कल्चर है। तो दोस्तों, कल्चर तो भारत में इतना विविधतापूर्ण है। अब आदिवासी कल्चर अलग है हमारे यहाँ। एक ऐसा खास देश है, इसीलिए और कहा भी जाता है व्यक्ति केवल एक खाने पीने वाला प्राणी नहीं है। व्यक्ति को ये न समझा जाए कि रोटी कपड़ा मकान मिल गया, रोजगार मिल गया, पूरा हो गया। अरे तो कल्चर का बड़ा महत्व होता है। अब इस बात से समझेंगे कि जो भारत के लोग जाकर कनाडा में बस गए हैं, वो भी बाकायदा अपने यहाँ कोई न कोई भारत का टेलीविजन चैनल सब्सक्राइब करते हैं। कहीं कभी कल्चर का दोस्तों लैंग्वेज से बड़ा रिलेशन होता है। आप याद रखो, लैंग्वेज बदली कि कल्चर बदला। इसलिए हिंदी भाषा के देखो, और हिंदी भाषा में कहा भी जाता है हमारी कल्चर क्या है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय नाथा। ये हमारा कल्चर है दोस्तों। और हम तो इस सौभाग्यशाली देश में है जहाँ टीचर को बच्चे पैर छूते हैं, कल्चर है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में नहीं कहते हेलो हाय, ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं लोग। यानी माता का, पिता का पैर छूना ये इनका कल्चर है। और आप देखोगे, इसलिए कई बार जो अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो सभी कल्चर भूल जाते हैं। इसीलिए कल्चर का लैंग्वेज के साथ बड़ा रिलेशन है। अगर पंजाबी भाषा आपको नहीं आएगी तो फिर सिख धर्म यानी गुरु ग्रंथ साहब आप नहीं पढ़ पाओगे, कल्चर नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है नहीं। ये सामान्यतः चूंकि बहुमत भाषा को खतरा नहीं होता, उसका ज्यादा लोग बोल रहे हैं, उसकी फिल्में बन रही है, लेकिन ज्यादा समस्या किनको लोगों को होती है, जो थोड़ी संख्या में बोलते हैं। इसलिए अब देखो, कनाडा में रहने वाले सिख धर्म के लोगों को लगता है पंजाबी भाषा हमारे बच्चे पढ़े, वो मांग करते हैं कि पंजाबी भाषा में बढ़ावा। और दिल्ली में तो रहने वाले दोस्तों, यही कारण है कि दिल्ली में रहने वाले तमाम गुजराती है, तमिलियन लोग हैं, उन लोगों ने अपना स्कूल खोल रखा है, क्योंकि वहां वो अपनी भाषा को अलग तरीके से पढ़वाते हैं। ये उनका फंडामेंटल राइट है। क्योंकि ये भी सच है, कल्चर को प्रिजर्व करने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है स्कूल, शिक्षा। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा, अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 में बात लिखी गई है कि राज्य के द्वारा संचालित किसी शैक्षणिक संस्था में राज्य के द्वारा संचालित किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश केवल जाति, धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर
प्रतिबंधित नहीं होगा। भाषा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं होगा, ये बात बड़ी ध्यान देने की है। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 1930 कहता है कि राज्य के द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश केवल, अब आप जानते हो कि 3 आधार तो हमेशा लिखा होता है, जाति, धर्म और प्रजाति, कास्ट, रिलीजन और रेस, या भाषा, या चौथा आधार आ गया भाषा। अच्छा, ये बात ध्यान रखने की है, यहाँ लिंग नहीं है, 4 आधार है। तो आप जानते हो 3 आधार तो हर जगह होते हैं, एक चौथा है भाषा अलग से है, के आधार पर प्रतिबंधित नहीं होगा। इसका मतलब केवल मतलब है कि भाई एडमिशन में मार्क्स के आधार पर प्रतिबंध हो सकता है, यानी आपको और कोई और क्राइटेरिया, फिजिकल फिटनेस, इन पे प्रतिबंध हो सकता है, लेकिन केवल इन आधारों पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसलिए आपको दोस्तों बता दें कि हमारे यहाँ, इसीलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ कई बार ऐसे ऐसे कॉलेज होते हैं, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। अगर इसमें लिंग भी लिख दिया गया होता तो लड़कियों लड़कों कॉलेज अलग अलग नहीं होता। जयपुर में तो बड़ा फेमस है, एक महारानी कॉलेज, दूसरा महाराजा कॉलेज, आमने सामने है। अब कोई लड़का जाकर कहे नहीं मैं महारानी कॉलेज में एडमिशन लूंगा, नहीं ले पाएगा, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लिंग के आधार पर किसी को एडमिशन से रोका जा सकता है, बाकी आधारों पे नहीं, बाकी आधारों पर नहीं रोक पाएंगे। इसलिए आर्टिकल 29 में कह दिया गया कि किसी भी तरीके से राज्य इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, शैक्षणिक संस्था में लैंग्वेज भेदभाव का आधार नहीं होगा, लैंग्वेज भेदभाव का आधार नहीं होगा, लेकिन किसी लैंग्वेज को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अपने प्रयास करने का अधिकार सभी लोगों को है। इसलिए आप देखेंगे कि सामान्यतः भारत में जो तमिल है, बंगाली है, ये अल्पसंख्यक लैंग्वेज है, ये हमेशा हिंदी से डरे रहते हैं कि भाई पूरे देश में हिंदी 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 होती जा रही है। इसलिए देखो, जब जब भी हमारे यहाँ गृह मंत्री कहते हैं कि हिंदी का विस्तार होगा, इनका बड़ा विरोध आता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये हिंदी हार्टलैंड है। हिंदी हार्टलैंड का मतलब जैसे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हार्ट का है, वैसे ही हमारे भूभाग का जो हार्ट है, पॉलिटिक्स का हार्ट है, हिंदी हार्टलैंड है। यहीं से ज्यादा लोग लोकसभा में जाते हैं, इसलिए बहुमत तो हिंदी के पास है। तो जो छोटे, जो अल्पसंख्या वाली भाषा है, बेचारे घबराते रहते हैं, भैया हमें भी जीने खाने दो, हमें भी तो रक्षा करो, इसलिए मामला फंसता रहता है। तो संविधान निर्माताओं ने 29 दे दिया, लेकिन विवाद तो 30 पर आता है। अब जरा देखें 30 में क्या लिखा गया है और वहां क्यों विवाद हुआ। तो पहले अनुच्छेद 30 देख लें, फिर उसके बाद विवाद की बात करें। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 जो कहता है, अनुच्छेद 30 की क्लॉज 1 में कहा गया है कि भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों को ये बात ध्यान देने की है, एक संविधान 2 प्रकार के अल्पसंख्यक मान रहा है, भाषाई अथवा धार्मिक। तो यहाँ आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में बाकायदा लिखा गया है कि भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों को, तो अल्पसंख्यक शब्द लिखा गया है, परिभाषित नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो कि भाषा और धार्मिक 2 प्रकार के अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है ये परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंध का अधिकार होगा। यानी फिर अब इसलिए 29-30 कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है कि भाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर पाएंगे, तभी तो कल्चर बचा पाएंगे, तभी भाषा बचा पाएंगे। इसलिए अनुच्छेद 30, 29 और 30 एक दूसरे के पूरक है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर में अल्पसंख्यक कौन है, ये तो उत्तर संविधान दे नहीं रहा है। इस पे विवाद है कि अल्पसंख्यक कौन है, और अल्पसंख्यक अगर भाषाई और धार्मिक है,
दो प्रकार के अल्पसंख्यक संविधान तो बता रहा है, इसका मतलब हो सकता है। लेकिन अब अल्पसंख्यक भाषाई धार्मिक पूरे इंडिया में देखा जाए, राज्य में देखा जाए, पूरे इंडिया में देखा जाए तो हिंदू कहीं अल्पसंख्यक नहीं होंगे धार्मिक रूप में। पूरे इंडिया में तो हिंदू बहुसंख्यक है, और राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक आ रहे हैं, यहाँ विवाद पैदा हो रहा है। इसलिए कहा गया कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, लेकिन विवाद है क्या, इसका भी क्यों उच्चतम न्यायालय मामला चल रहा है और क्या मामला है। लेकिन इसके पहले हम ये भी देख लें क्लॉज 2 में क्या लिखा गया। आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं, अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता या अनुदान, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता या अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है अल्पसंख्यक अगर कोई अपनी संस्था बनाता है, सेंट जेवियर कॉलेज बना लिया, उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। मदरसा चला रहा है, अब सरकार ये नहीं कहेगी भैया अल्पसंख्यक को पैसा ही नहीं देंगे। तो हमारा आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कहता है कि शैक्षणिक संस्था कहीं की भी हो, यानी शिक्षा चाहे गंगा से आए चाहे बोलगा से आए, सब पर उसको पाने का अधिकार है। तो अब मामला है कि शैक्षणिक संस्था को आर्थिक अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जरा देखें कि आखिर में अल्पसंख्यक है क्या। ये संविधान तो आप जानते हैं दोस्तों, हमारा फार्मूला बताता है केवल। अच्छा, लॉजिकल बात है, कहीं आपको कोई प्रश्न आ जाए कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि इस बात को संविधान में परिभाषित किया गया है, तो हमारे यहाँ किसी बात को संविधान में परिभाषित किया ही नहीं गया। इस संविधान में हर चीज परिभाषित कर दिया जाता है, फिर संविधान तो इतना बड़ा हो जाता कि 2-4 लोग उसको मिलकर उठाते। संविधान में बेसिक फार्मूला लिख दिया कि भाई जीपीएस लिख दिया गया, भाई यहाँ यहाँ आपको जाना है। संविधान कार और का इंतजाम नहीं करता, बट डायरेक्शन बताया था, ये मैप बताते ऐसे ऐसे है, यहाँ जाना है। ये वैसे अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता, और संविधान किसी को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि यही से काम संसद का है, न्यायपालिका का है। संविधान ही सब कुछ परिभाषित कर देगा, संसद न्यायपालिका जरूरत कहाँ पड़ती। इसका मतलब है अल्पसंख्यकों की परिभाषा के लिए कहीं ना कहीं या तो हमें संसद के विधि देखनी है या हमें न्यायपालिका देखनी है। तो और इसलिए अब आप देखोगे कि अब जरा हम देखें कि अल्पसंख्यक हैं कौन, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कौन है। इसी बात पर जरा देखा जाए कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है, कितने लोग अल्पसंख्यक हैं। ये संसद ने पहली बार नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट बनाया, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। तो 92 में संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट, ये बना 1992 में, और इसी के साथ अल्पसंख्यक आयोग बना 1993 में। अल्पसंख्यक आयोग बन गया 1993 में। और दोस्तों, ये बात याद रखने की बात है, कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव की सरकार थी, देश उदारीकरण तरफ आगे बढ़ गया था, 93 का जमाना था, और इस समय नदीम श्रवण के गाने पूरे हिंदुस्तान में हिट हो रहे थे। कुमार सानू, किशोर कुमार के बजाय कुमार सानू के नए स्टार आ रहे थे, तो पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल बदल रहा था। उसी समय अल्पसंख्यक आयोग बना। और ये भी आपको याद दिला दे, भाई कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की बड़ी चिंता होती, तो उसमें बीजेपी की चिंता नहीं रहती, ऐसा आलोचक कहते हैं। तो ये भी लॉजिकल बात है कि अल्पसंख्यकों के बारे में जो भी प्रावधान आपको दिखे तो लॉजिकल गेस कर सकते हैं कि भैया कांग्रेस के शासन में कहीं कहीं बना होगा। अब इस अल्पसंख्यक अधिनियम में ये तय किया गया, अब नाम लिखा गया कि कौन अल्पसंख्यक, उसमें लिखा गया कि मुस्लिम, सिख,
ईसाई, फिर लिखा गया कि जैन, जैन तो सबसे बाद में जोड़ा गया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, लास्ट में जैन भी जोड़ दिया गया। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, इन्हें अल्पसंख्यक कहा गया इस अधिनियम के अनुसार। अब कहेंगे सर अधिनियम के हिसाब से कैसे अल्पसंख्यक कहा गया, संख्या कितनी होगी ये तो बताओ। तो वैसे तो जो समझ में आता है दोस्तों कि अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या 50% से कम हो। 50% का मतलब है कोई 1% हो सकता है, 2% होता है, 49 भी हो सकता है। कितने अल्पसंख्यक माने ये अधिनियम भी नहीं बताता। अधिनियम भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता, कोई आधार नहीं देता, बल्कि अल्पसंख्यकों का नाम बता देता है भाई ये अल्पसंख्यक हैं। और अब देखो फिर कांग्रेस से विवाद इस पे क्यों आ रहा है। कांग्रेस की सरकार फिर आई 2006 में, मनमोहन सिंह सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब 2006 में हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मंत्रालय भी बन गया। नहीं तो पहले अल्पसंख्यकों का मंत्रालय बन गया भारत सरकार का। ये पहले अल्पसंख्यकों का मामला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देखता था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अल्पसंख्यकों को मामला देता था। फिर देखो कांग्रेस सरकार आई और कांग्रेस ने कहा भाई अल्पसंख्यकों का उत्थान होना चाहिए, और फिर ये मंत्रालय बन गया। तो आप जानते हो कि अल्पसंख्यक होने का आप कहोगे सर ये बताओ अल्पसंख्यक कौन है, तो बात बताओ, फायदा क्यों है, इतना मारामारी क्यों चलती है। तो वही सीधी सी बात है, अल्पसंख्यकों को फायदे ये मिलते हैं कि सरकार की तरफ से, यानी हमारा संविधान है समाज के परिवर्तन का दस्तावेज, सामाजिक न्याय का दस्तावेज। तो दोस्तों जो भी अल्पसंख्यक होगा उसको स्वाभाविक रूप में स्कॉलरशिप मिलेगी, सस्ते लोन मिलेंगे, सरकार के कल्याण करने की योजनाएं होंगी, तो फायदा तो होता है, आर्थिक रूप में फायदा होता है। इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए लोग कहते हैं भाई अल्पसंख्यक मंत्रालय हो जाए। अब संविधान में आप देखोगे इसलिए जो वंचित है इस संख्या में भी कम होना वंचना का कारण हो सकता है। अरे भाई जब संख्या में आप कम होंगे, आप याद रखो दोस्तों गांव में जिसके घर में ज्यादा बच्चे होते थे वो सब पे डोमिनेट कर जाता था, जिसके घर में 2-3 बच्चे होते थे 4 दुबक के बैठ जाता था, और पता चले किसी घर में एक ही बच्चा है, अल्पसंख्यक हो गया बेचारा, और गांव में से घर में 15 बच्चे हैं तो लूट लेंगे उसको। इसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया कि भैया बहुमत के आधार पर इसे दबा न दिया जाए। लेकिन फिर वही मसला फंस गया, कार्य में अल्पसंख्यक है कौन, अधिनियम तो नाम लिख रहा है। तो फिर आप कहेंगे अब फिर दूसरा तरीका हम कहाँ से ढूंढे, फिर हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय में चले। उच्चतम न्यायालय का जो लेटेस्ट निर्णय है वो है अल्पसंख्यकों का मामला। दोस्तों उच्चतम न्यायालय कई निर्णय है, सेंट जेवियर केस, उन्नी कृष्णन केस, लेकिन सबसे लेटेस्ट जुडिशियल 11 न्यायाधीशों की बेंच, कमाल की बात है, 11 न्यायाधीशों की बेंच है ये। 11 समझ सकते हैं मामला कितना महत्वपूर्ण है। 11 न्यायाधीशों की बेंच ने 2002 में एक डिसीजन दिया, TMA पाई फाउंडेशन, ये निर्णय है। और दोस्तों बता दें ये TMA पाई फाउंडेशन है क्या, ये सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का पूरा कॉलेज का ग्रुप है, उसी का ट्रस्ट है TMA पाई फाउंडेशन। इसी ने मुकदमा दायर किया था। तो अब मुकदमा दायर किया तो इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। अब उच्चतम न्यायालय ये कह रहा है कि भैया देखो, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है, तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा देखो भाई भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण, इन्होंने बताया नहीं कौन अल्पसंख्यक है, ये बता दिया कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण करो कैसे। तो इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के अनुसार होना चाहिए, यानी अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के अनुसार करिए। तो इनसे पूछा गया भाई ऐसा क्यों है, राज्य के अनुसार क्यों किया जाए। उनका नहीं, अल्पसंख्यक का निर्धारण कैसे होना चाहिए, पूरे भारत के हिसाब से नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब ऐसे करो आप। अल्पसंख्यक का निर्धारण इस तरीके से होना चाहिए। अब इन्होंने ये तर्क दे दिया।
लेकिन अब सवाल है कि राज्य के हिसाब से निर्धारण होना चाहिए। तो उनसे पूछा कि क्यों? इन्होंने कहा भाई भाषाई भारत में राज्य तो भाषाई आधार पर बने हैं, राज्य मूल यूनिट है। और ये बात लॉजिकल दिखती है कि अगर हम राज्य के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करेंगे तो फिर अलग तस्वीर आएगी, पूरे भारत से अल्पसंख्यकों का निर्धारण करेंगे तो अलग तस्वीर आएगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने कोई संख्यात्मक आधार नहीं बताया। इन्होंने कोई ये नहीं कहा कि भाई राज्य के आधार पर ही अगर हम निर्धारण करेंगे तो ये तो बता दो कि कितने परसेंट अल्पसंख्यक मान लेंगे। 10% पॉपुलेशन हो तब, 5% हो तब, 20% हो तब, आखिर में अल्पसंख्यक कितनी जनसंख्या पर हम मानेंगे, ये इन्होंने नहीं बताया। इसका तो मतलब ये होता है जो भी 50% नीचे सब अल्पसंख्यक। और एक और भी समस्या होती है दोस्तों, बहुत दिन तक हमारे यहाँ जैन समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक नहीं रखा गया, क्योंकि कहा जाता है अल्पसंख्यकों के निर्धारण में एक और भी फैक्टर आता है, केवल आर्थिक रूप में कमजोर होना, संख्यात्मक रूप में कमजोर होना, यही बात नहीं है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में का मसला आता है। जैन समुदाय के लोग माना जाता है भारत में बड़े धनी हैं, इसलिए संख्या में कम होने के बावजूद, कल्चर में कम होने के बावजूद भी इन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना गया। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक हैसियत भी अल्पसंख्यकों के निर्धारण में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बात हमारे यहाँ स्पष्ट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ये मानता है कि नहीं भाई एक आर्थिक आधार भी होता है। मान लो जो थोड़ी संख्या में बहुत प्रभावशाली है तो वो अपने कल्चर वगैरह का संरक्षण कर लेगा। लेकिन न्यायपालिका ने ये तो बता दिया कि भाई राज्य के हिसाब से निर्धारण करो। न्यायपालिका ने ये नहीं बताया कि आखिर में कैसे क्राइटेरिया, न्यायपालिका ने भी नहीं बताया। लेकिन अभी जरा देखो कि फिर वर्तमान व्यवस्था क्या है, अल्पसंख्यकों के निर्धारण की वर्तमान व्यवस्था क्या है, जरा हम ये भी देख लें। अल्पसंख्यकों के निर्धारण का वर्तमान सिस्टम क्या है? तो वर्तमान सिस्टम है दोस्तों कि हमारे यहाँ धार्मिक रूप में अल्पसंख्यक का निर्धारण अखिल भारतीय रूप में किया जाता है। समूचे, इसमें समूचे भारत को इकाई मानी जाती है। अखिल भारतीय रूप में किया जाता है, समूचे भारत को इकाई मानी जाती है, यानी अखिल भारतीय रूप में होता है। लेकिन भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के हिसाब से होता है। भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के अनुसार होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु में रहने वाला बंगाल का व्यक्ति भाषाई अल्पसंख्यक है, कर्नाटका में रहने वाला मराठी भाषाई अल्पसंख्यक है, पंजाब में रहने वाला हिंदी भाषी भाषाई अल्पसंख्यक है। लेकिन मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रहेगा अल्पसंख्यक रहेगा, क्रिश्चियन कहीं भी रहेगा अल्पसंख्यक रहेगा, उसका राज्य के हिसाब से मसला नहीं है। अब आप देखोगे कि उच्चतम न्यायालय ने तो कहा कि भाई राज्य के हिसाब से अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में टेंडेंसी ऐसा है कि धार्मिक आधार पर पूरे भारत का ही माना गया है, भाषाई आधार पर राज्य को। और इसीलिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। और हमारे यहाँ एक वकील हैं जो उपाध्याय जी, जो हमेशा उच्चतम न्यायालय में पहुंचे रहते हैं। बल्कि उच्चतम न्यायालय थोड़ा सा नाराज होगा, उच्चतम न्यायालय का क्या बात आप कर रहे हो यार, अरे अब क्या हम जनपद के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करना शुरू कर दें? और फिर इसमें जब ये मामला लेके गए ये, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भैया ऐसा है, सब राज्यों से राय मांगी और संघ सरकार ने भी कहा भाई सब राज्यों से राय मांग लिया जाए। इसमें राज्य भी विभाजित है। कुछ राज्य कहते हैं भैया जो व्यवस्था है उसको रखा जाए, कुछ राज्य कहते हैं राज्य को ही शक्ति दे दी जाए, क्योंकि अभी तो संसदीय अधिनियम खुद अल्पसंख्यक का निर्धारण कर रहा है, राज्य को शक्ति दे दी जाए। और दिल्ली सरकार ने तो बड़ा अनूठा सजेशन दिया। दिल्ली ने कहा कि भाई देखो राज्य को शक्ति दी भी जाए, लेकिन दिल्ली में रहने वाले जितने भी माइग्रेटेड माइनॉरिटी हैं, जो कश्मीर से आगे कहीं और से आगे दिल्ली में बस गए, उनको भी माइग्रेटेड माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाए। अपने आप एक नया ही विचार ला दिया। जबकि माइग्रेटेड माइनॉरिटी प्रवासी अल्पसंख्यक, तो दिल्ली सरकार ने एक नया ही
मामला इसमें पचड़ा जोड़ दिया। लेकिन अभी तक ये मामला उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है और सरकार क्या कह रही है कि ऐसा है कि देखो, और इस मामले में तमाम उच्च न्यायालयों में भी मामले पड़े हुए हैं। तो सरकार कह रही है कि भाई ये हम राज्यवाइज करें कि न करें, इस मामले में कशमकश है। लेकिन अगर आप देखोगे कि राज्यवाइज कर दिया जाए तो स्वाभाविक रूप में, यानी भाषा के हिसाब से राज्यवाइज है ही है, कुल मिला के राज्य के हिसाब से, धर्म के हिसाब से भी अल्पसंख्यक राज्य में होने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप देख लो दोस्तों, हमारे यहाँ कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, मामला यही फंस रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, और जब पूरे भारत में धर्म के आधार पे अल्पसंख्यकों की परिभाषा होगी तब तो हिंदू हर जगह बहुसंख्यक आएगा। लेकिन राज्य के हिसाब से अब देखो, पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक है, जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, फिर नागालैंड में हिंदू अल्पसंख्यक है, फिर मणिपुर में हिंदू अल्पसंख्यक है, मिजोरम में मिजोरम है, आपका मेघालय है, उधर आपका पुडुचेरी है जो केंद्र शासित क्षेत्र है, फिर आपका अरुणाचल है। यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है। तो ऐसे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, इसका मतलब दोस्तों आप याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा में हिंदू बहुसंख्यक है। अब इसीलिए जो मूल मुद्दा ये है कि क्यों न धार्मिक आधार पर भी राज्य के हिसाब से अल्पसंख्यकों को निर्धारण किया जाए, जो न्यायालय ने पहले कह भी रखा था। इसका मतलब है यहाँ पे अब हिंदुओं को भी अधिकार मिल जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अब लद्दाख को मान लो, लद्दाख भी, यूटी में लद्दाख भी आ रहा है। तो यहाँ अल्पसंख्यक मान लिया जाए, जिससे कि भाई हिंदुओं को फायदा मिले, वो भी अपनी कोई शैक्षणिक संस्था बना ले, उनको भी अल्पसंख्यक मंत्रालय से पैसा मिलेगा, इनका भी कल्याण होगा। इसका मतलब ये बताने का प्रयास है कि अल्पसंख्यक भारत में केवल मुस्लिम ही नहीं है, बाकी धर्म ही नहीं है, हिंदू भी अल्पसंख्यक है। तो ये अपने आप में एक तर्क दिया जा रहा है। आने वाले समय में इस पे उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा और अभी हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे कि क्या ऐसा हो सकता है, देखिए दोस्तों, उसमें कोई कठिनाई नहीं है पहला। लेकिन सवाल ये होता है कि देखो, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पे राजनीति खूब होती है, दिक्कत यहीं पे है। सवाल समुदाय किसी भलाई से नहीं है। और वैसे भी आप देखोगे दोस्तों, पूरे हमारे संसद जो कानून बनाती है पूरे हिंदुस्तान में चलता है। अरे दोस्तों, एक ठीक बात है कि हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा में जहाँ बहुमत है तो हिंदू ही है। अरे भाई, जहाँ लोकसभा में जो लोग बहुमत में है, कानून के हिसाब से बनता है। सरकार में बहुमत कौन है? हिंदू ही तो है। आप ऐसे देखो मामले को, यानी ये प्रशासन में, सरकार में, लोकसभा में तुम्हारे हिंदू बहुमत है। और अरे दोस्तों, जब ये प्रशासन शासन में हिंदू बहुमत में है तो इसलिए अल्पसंख्यकों को हमने इसलिए माना था कि ये ऐसा कोई कानून न बना दे, ऐसा प्रावधान न बना दे जो किसी के हित के खिलाफ चला जाए। इसीलिए ये कहना कि नहीं हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, यानी एक तरीके से भारत में दो प्रकार के पॉलिटिकल डिबेट चलते। कुछ लोग कहते मुस्लिम के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उल्टा तर्क आ गया, तो हिंदू के साथ भी भेदभाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इसमें चल जाती है। लेकिन अब दूसरे मुद्दे पर आए कि आखिर में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था क्या है, उनके स्थापना प्रबंधक अधिकार क्या है। दूसरा डिबेट ये है। तो अल्पसंख्यक का मामला क्या है, यह भी एक डिबेट चल रहा है। और दूसरा डिबेट ये है कि आखिर में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था क्या है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, जो संस्थाएं अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित हों। कोई भी ऐसी शैक्षणिक संस्था जो अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित होगी,
वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कहलाएगी। बात ध्यान में रखने का है। इसका मतलब किसी संस्था में पढ़ कौन रहा है ये मैटर नहीं करता। पढ़ा अल्पसंख्यक रहे इसलिए अल्पसंख्यक नहीं होगी, छात्रों की संख्या ज्यादा अल्पसंख्यक है इसलिए अल्पसंख्यक नहीं होगा, बल्कि अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित है इसलिए अल्पसंख्यक कहलाएगी। इसका मतलब संसदीय अधिनियम से स्थापित कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था नहीं होगी। इसलिए आप देखोगे दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बड़ा विवाद चलता है। टेक्निकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संसदीय अधिनियम के द्वारा स्थापित है। तो हमारा ये तो न्यायालय का निर्णय है। आप कहोगे सर ये कहाँ लिखा गया है, तो ये निर्णय भी उच्चतम न्यायालय ने टीएमए पाई फाउंडेशन में दिया है। संविधान में दोस्तों इसका उल्लेख नहीं, संविधान को ये लिख दिया गया है भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक, दो अल्पसंख्यक। और दूसरी बात है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था केवल भाषा धर्म की रक्षा के लिए नहीं बनेगी। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था केवल धार्मिक और भाषाई संरक्षण के लिए नहीं होगी, संरक्षण के लिए ही नहीं होगी दोस्तों, अपितु विज्ञान तकनीकी, इंजीनियरिंग, विज्ञान की तकनीक की इंजीनियरिंग की शिक्षा भी इसमें दी जा सकती है। यानी आप ऐसा नहीं कहेंगे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब भैया भाषा के लिए बना लो, कल्चर के लिए बना लो। यानी उन्हें अधिकार है मेडिकल साइंस के इंस्टीट्यूशन बना ले, उन्हें अधिकार है कि इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन बना ले, इसका मतलब है, और भाषा कल्चर तो बना ही सकते हैं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब ये हो गया। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कौन है? अब दूसरा, आखिर में स्थापना प्रबंधक अधिकार इन्हें क्या मिलता है? इस सब टीएमए पाई फाउंडेशन का 2002 का उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर यह बात कही गई है। यानी सारी निर्णय किसके द्वारा है? टीएमए पाई फाउंडेशन 2002। टीएमए पाई फाउंडेशन 2002 का निर्णय है, इसी में सारी बात उच्चतम न्यायालय ने कही है। ये नई सहस्राब्दी शुरू हो गई 2000 के बाद, नई शताब्दी, नया दशक, उसी के 2 साल बाद तो मामला आ गया। वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय, दिसंबर 2001 में हमारे संसद पे हमला हुआ था और 2002 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। और इस 2002 में अब स्थापना प्रबंधक अधिकार का मतलब है कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था जैसे कि सेंट जेवियर, मदरसा, तो ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक स्थापना का मतलब है इन्हें फीस लेने का अधिकार होगा, ये फीस भी निर्धारित करेंगे। भाई स्थापना प्रबंध में यही तो आएगा, जब पैसा ही नहीं रहेगा किस बात का मैनेजमेंट? भाई किसी भी चीज के लिए पहले पैसा चाहिए, तो न्यायालय ने कहा भाई देखो ये अपनी फीस निर्धारित करेंगे। और दूसरी बात है ये अल्पसंख्यक छात्रों का प्रतिशत भी निर्धारित करेंगे। अल्पसंख्यकों का प्रवेश कितनी मात्रा में होना चाहिए, 40%, 50, 60 मात्रा में हो, ये भी निर्धारित करेंगे, ये शैक्षणिक संस्था निर्धारित करेगी। नहीं, इसका मतलब इसमें सरकार के हस्तक्षेप नहीं होंगे, राज्य के हस्तक्षेप नहीं होंगे कि भाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था हो 40%, 50% छात्रों को ले लो। ये खुद तय करेगा कि अल्पसंख्यक कितने परसेंट हम ले, 40%, 50%, 60%, ये खुद शैक्षणिक संस्था तय करेगी। इसका मतलब है उसमें बहुसंख्यकों को लिया जा सकता है, लेकिन वो परसेंटेज कितना होगा? भाई 60% अल्पसंख्यक का हो गया तो बाकी को 40% मिलेगा। इसलिए बात दोस्तों याद दिला दें, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण नहीं होता। और ये बात हमारे यहाँ 93rd अमेंडमेंट, आपको याद होगा 93rd अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था, उसमें अनुच्छेद 15(5) बताया था, उसको कभी जोड़ के देखिएगा। तो अनुच्छेद 15(5) में बात लिखी गई है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण होगा वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगा। इसका मतलब है 93rd अमेंडमेंट आया था 2000
93rd अमेंडमेंट आया 2003 के बाद, और ये डिसीजन है 2000 अच्छा 93rd अमेंडमेंट आया 2006 में, ये डिसीजन है 2002 का। तो ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय के हिसाब से ही संशोधन किया गया कि भाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं रहेगा। यही तो इनके स्थापना प्रबंध का मतलब है कि राज्य कैसे कह देगा कि आप आरक्षण करिए, क्योंकि वो तो अपने समुदाय के लिए खुद ही आरक्षण करेंगे। तीसरी बात है, शिक्षक और स्टाफ में किसी शैक्षणिक संस्था के शिक्षकों एवं कर्मचारियों में अपने समुदाय के लोगों की भर्ती की जाएगी। अपने समुदाय के लोगों की भर्ती की स्वतंत्रता होगी। तो यही तो स्थापना और प्रबंध का अधिकार है। इसका मतलब है, इसके पहले जब उच्चतम न्यायालय सेंट स्टीफन केस लेकर आया था, उसने कहा था नहीं 50% रिजर्वेशन होगा। TMFI फाउंडेशन ने कहा नहीं, राज्य नहीं तय करेगा, ये शैक्षणिक संस्था तय करेगी। इसके पहले उन्नीकृष्णन केस आया था, उसने कहा था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था फीस नहीं तय करेगी। भाई 11 न्यायाधीशों की बेंच है, इसने कहा ना अरे फीस भी तय करेगी। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, और आपको ये भी याद दिला दे कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान लो कि सरकार से पैसा ले रही है, तो आपको याद दिला दे भाई सरकार तो हर शैक्षणिक संस्था को पैसा दे रहा है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को सरकार से अनुदान मिलेगा, जैसा क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 30 में कहा गया है। लेकिन उस अनुदान के बहाने, पैसे देने के बहाने आप ये नहीं कहोगे कि भैया आपके गांव में हस्तक्षेप करेंगे। यानी स्थापना प्रबंधक अधिकार में इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन्हें सरकार से पैसा भी मिलेगा। अरे भाई दोस्तों, शिक्षा का तो मूल काम राज्य का है। अब शिक्षा का ये काम कोई संस्था कर रही है तो राज्य के काम को तो हल्का कर रही है, इसमें राज्य को नाराज होने कोई बात नहीं है। राज्य क्यों नाराज होगा इसमें? इसीलिए ये बात कह दी गई कि भाई देखो, उनको पूर्ण स्वायत्ता रहेगी, उनको वित्तीय अनुदान में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि राज्य का दायित्व है सब पढ़े लिखे, और खास तौर पे अल्पसंख्यक, क्योंकि कई बार एक अनुमान होता है कि बहुसंख्यक उनके साथ भेदभाव न कर दे, उनकी कल्चर खतरे में पड़ जाए, ऐसा अनुमान भी न हो। इसे दोस्तों हुआ क्या? लेकिन आप कहोगे दोस्तों ये कि ऐसी तो मतलब अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था बन जाएगी, वो अपने हिसाब से काम करेगी। अरे इसमें कोई तो राज्य का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कहीं तो राज्य का प्रतिबंध होना चाहिए, तो फिर ये बात हुआ। इसका मतलब उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि नहीं, निम्नलिखित मामलों पर राज्य का नियंत्रण होगा। दोस्तों देखो, रेगुलेशन होगा, हस्तक्षेप नहीं। अरे भाई राज्य का रेगुलेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? अरे क्योंकि राज्य तय करता है शिक्षा गुणवत्ता कैसी हो। राज्य तो ये सब तय करता कि नहीं। इसे राज्य का हस्तक्षेप कहाँ होगा? पहला, कि फीस के नाम पर डोनेशन न लिया जाए। यानी राज्य का हस्तक्षेप कहाँ होगा? न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्था व्यवसायिक संस्थाएं नहीं है। शैक्षणिक संस्थाएं व्यवसायिक संस्थाएं नहीं है, इसलिए इन्हें डोनेशन लेने का अधिकार नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि मनमानी फीस चार्ज करेंगे। डोनेशन का मतलब है एक तरीके से कैपिटेशन फीस, यानी कह दे कि भैया ये एडमिशन लेना है तो 20-30 लाख रुपए पहले दे दो। डोनेशन का मतलब फीस से उसका मतलब नहीं है, एक मुश्त आपसे राशि ले लिया कि भैया आपको एडमिशन दे रहे हैं, इतना पैसा दे दो। तो अब पता चला कि भाई भारत में कहाँ से बच्चे इतना दे पाएंगे, यहाँ तो फीस देने के आफत पड़ रहे हैं। तो वही तो आप देख रहे होगे, भारत जैसे गरीब देश में जहाँ बच्चे फीस ही नहीं दे पा रहे हैं, डोनेशन क्या दे पाएंगे। अब कह दो कि 10 लाख दो, 20 लाख दो तब एडमिशन देंगे, तो भैया कहेंगे जयराम जी की हम जा रहे हैं घर, हम अपने वही गांव के स्कूल में पढ़ लेंगे। तो भारत में दोस्तों एक प्रॉब्लम आ रही है, उदारीकरण के बाद, भूमंडीकरण के बाद
आजकल तो आप देख रहे हो कि शैक्षणिक संस्थाएं भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाजारवाद के शिकार में आ जा रही हैं। और तीसरा, शैक्षणिक संस्थाएं व्यवसायिक संस्था नहीं है, डोनेशन लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और दूसरी बात है कि शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना, शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए और अध्यापकों की अर्हता के लिए भी राज्य नियंत्रण करेगा। शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए और अध्यापकों के अर्हता के लिए इन टीचर्स का एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, इस पे भी राज्य का नियंत्रण होगा। अब ये नहीं कोई यूनिवर्सिटी है तो कोई कहते हो नेट जेआरएफ पास करना जरूरी नहीं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं आ जाओ भाई, अपने समुदाय को पढ़ाओ। और इसलिए अब तो गड़बड़ी हो रहा है कि मेरे किसी दोस्त ने बताया, हिंदी का पेपर चल रहा था, उसमें बच्चों से पूछा गया, पेपर में मैं सच बता रहा हूँ कि उसमें पूछा गया कि बच्चों में बताओ छायावादी कवि कौन थे। तो बच्चों ने उत्तर में लिखा, जो कभी पेड़ की छाया में बैठ के कविता लिखते थे छायावादी कवि थे। अब ये तो हाल हो गया शिक्षा का। यहाँ पे राज्य का नियंत्रण होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि शैक्षिक गुणवत्ता यानी क्या पढ़ाया जाए, क्या पाठ्यक्रम हो, और राज्य का मतलब यूजीसी सीबीएसई। इसलिए देखो यूजीसी की टीम कॉलेज में दौरा करती है, देखती है कि क्या क्या है शिक्षा के आधार है। और इसीलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ तो विवाद भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर शैक्षिक संस्थाओं पर इतना नियंत्रण नहीं रहेगा फिर तो पता चला कि शैक्षणिक गुणवत्ता किसी को टीचर लग रही है, स्टूडेंट ने 45% नंबर प्राप्त किया, आप कहोगे नहीं ये मेरा छात्र फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का है। ये बात नहीं बनेगी दोस्तों। इसीलिए हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकार को दिया गया है, लेकिन राज्य का ये सीमित हस्तक्षेप होगा। लेकिन किसी भी तरीके से शैक्षणिक संस्था को पैसे देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, पैसे लेना उनका अधिकार होगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, अब देखो इसके अलावा भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में तमाम प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने केवल ये बात अनुच्छेद 29-30 में नहीं लिखी, बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए और कहाँ प्रावधान किए गए बच्चों देखो। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे अब देखोगे अनुच्छेद 350A में। तो अच्छा आप पूछोगे सर ये बताओ अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार बहुसंख्यकों को क्यों नहीं दिया गया? अरे बहुसंख्यकों को पहले से है, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में कोई भी व्यवसाय व्यापार उद्यम कर सकता है, तो किसी को मना नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 350 में तो ये कहा गया है राज्य का दायित्व है, राज्य का दायित्व है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए, उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। ये बात इंटरेस्टिंग है कि राज्य का दायित्व है अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 350 ये कह रहा है, यानी हर राज्य का दायित्व है कि भाई कर्नाटक है कि मराठी भाषी लोगों को भी शिक्षा प्रदान करे। इसलिए आप देखते हो दोस्तों हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों का अधिकार ही है कि तमाम राज्यों के आप देखो शहर के नाम वो हिंदी में लिखे हैं, उर्दू में लिखे हैं, पंजाबी में लिखे हैं। इसका मतलब जो वहां पे जो अल्पसंख्यक भाषा है उसका ही प्रयोग किया जाता है, ये कारण है। कई बार आप देखते हो उत्तर प्रदेश सरकार उर्दू टीचर की भर्ती करती है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में मदरसा के संचालन के लिए मदरसा कमीशन बना था, मदरसा कमीशन कि वहां शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। अब उस कमीशन ने शिक्षकों की भर्ती करने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा, कोलकाता उच्च न्यायालय से रद्द कर दिया। कोलकाता उच्च न्यायालय कहा ना भाई, अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षकों के गुणवत्ता से समझौता करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि शिक्षा है कोई दाल चावल नहीं है कि जो आए उसी को दे दो।
कुछ तो यार देखो, नहीं पता झोला छाप डॉक्टर बना दिया तो बेचारा आदमी ही मर गया। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता पर न्यायालय का ध्यान बार बार होता है। और फिर 350B में यह भी लिखा गया है कि इसके लिए यानी अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किया जाए, इसलिए बाकायदा पदाधिकारी होगा। तो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के, अल्पसंख्यकों के भाषाई यानी अल्पसंख्यकों के शिक्षा के लिए राज्य एक पदाधिकारी की नियुक्ति भी करेगा। पदाधिकारी की नियुक्ति भी करेगा। तो जरा सोच के देखिए दोस्तों, इसलिए भारत एक ऐसा देश है जहां हर भाषा, हर धर्म का सम्मान किया गया है। यही तो आप देखो दोस्तों, सर्वधर्म समभाव। नहीं तो अल्पसंख्यकों को इतना अधिकार दिया गया है और हैरान हो जाओगे, ये अधिकार तो बड़े बड़े देशों में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, सब लोकतांत्रिक देश है। और आज तो लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद ये समझ नहीं पाए कि अल्पसंख्यकों के लिए भी अधिकार होता है। हमारे संवैधानिक बातें पहले समझ गए थे। और आप याद रखो, आजकल पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है अल्पसंख्यकों को अधिकार थोड़ा ज्यादा दिया जाए। जैसे अब कोई सिख समुदाय के व्यक्ति कनाडा में गया तो कनाडा कानून ये था कि भैया स्कूटर चलाना तो हेलमेट पहन के चलाओ। सिख समुदाय के व्यक्ति ने कहा ना भाई, हम साफे पर हेलमेट कैसे पहनेंगे, हमें छूट दी जाए। कनाडा में सिख समुदाय के व्यक्तियों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई। अब देखो, हमने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया। इसे ही बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है, आज के जो मल्टीकल्चरलिज्म। क्योंकि और मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है अल्पसंख्यकों को केवल इतना अधिकार नहीं, बस समान अधिकार है, कुछ ज्यादा अधिकार दो, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं ज्यादा है, उनके रीति रिवाज अलग है, उनके कल्चर अलग है, कपड़े अलग है। इसे दोस्तों हमारे यहाँ हिजाब उजाब का विवाद नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र में इसे विवाद के अखाड़ा खड़े कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर अल्पसंख्यक भी शक्तिशाली होगा पूरा देश आगे बढ़ेगा। और बहुमत के नाम पर कभी अल्पमत को दबाने का प्रयास न किया जाए। जब हमारे हिंदुस्तान में एक पॉलिटिक्स का मामला है, अन्यथा तो सरकार या संविधान के द्वारा तो उनको विशेष अधिकार हमेशा दिए गए हैं। क्योंकि आप ये कह सकते हो सर बहुसंख्यक मंत्रालय क्यों नहीं, अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों है? तो भाई सीधी सी बात है, अल्पसंख्यक मंत्रालय इसलिए है कि शासन समाज सब बहुसंख्यकों के नियंत्रण में है, इसलिए अल्पसंख्यक मंत्रालय है। और बस अंतिम में ये बात आपको याद दिला दें कि हमारे देश में ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार क्या बताता है कि भारत में सर्वसमावेशी लोकतंत्र है, सबका साथ सबका विकास। इसे कहते हैं इनक्लूसिव डेमोक्रेसी। तो संविधान क्या बताता है कि ये इनक्लूसिव डेमोक्रेसी है, सर्वसमावेशी लोकतंत्र। यानी यहाँ केवल बहुमत की बात नहीं की जाती, सबकी बात की जाती है, सबको साथ लिया जाता है। यह है सर्वसमावेशी लोकतंत्र। इसलिए अनुच्छेद 2930 ये है, अल्पसंख्यकों का अधिकार इतने हैं, इतने अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अब बाकी पीटी के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए अब थोड़ा अल्पसंख्यक आयोग और आप देख लेना, क्योंकि वो महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम दोस्तों एक ऐसे अनुच्छेद पर आएंगे जो अनुच्छेद बेचारा इसकी विदाई हो चुकी है, जो कोमा में चला गया। यानी आप कह लो कोमा में क्या, वो मर ही गया। तो हमारे फंडामेंटल राइट में एक ऐसा अनुच्छेद जो फंडामेंटल राइट का पार्ट था, निकाल दिया गया दोस्तों। बाकी तो फंडामेंटल राइट में जो सब हैं, यानी फंडामेंटल राइट के रूप में जितने हमारे बच्चे पैदा हुए थे सब सही सलामत है दोस्तों। एक बच्चा उसमें गड़बड़ा गया। अगर फंडामेंटल राइट भारत के बच्चे समझ लिया जाए, उसमें एक बच्चा गड़बड़ा गया, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। अब बच्चे के साथ गड़बड़ी हुई क्या, क्यों बच्चे को हटाया गया? तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31। लेकिन दोस्तों अब संपत्ति के अधिकार की बात जब भी की जाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला कि प्रॉपर्टी है क्या, इस पे नजरिया बढ़ जाता है। संविधान निर्माताओं का नजरिया बटा हुआ था, क्योंकि हमारे जब देश आजाद हुआ जमींदारी थी, किसी के पास संपत्ति ज्यादा थी, किसी के पास संपत्ति कम थी।
तो संपत्ति के अधिकार की बात आई, कुछ लोगों का अरे भाई ये कैसे फंडामेंटल राइट में रखा जाएगा। अरे ये बताओ, संपत्ति के अधिकार की बात कर रहे हो, ये जिम्मेदारी के अधिकार की बात कर रहे हो। ये संविधान निर्माता चाहते क्या है कि भैया जो समाज में अमीर हैं, पूंजीपति हैं, उनके अधिकारों को हम बचा दें, क्या यही संविधान निर्माता चाहते हैं? ये बवाल हो गया इस पे। लोगों ने कहा भाई ये कौन सी बात है। अब इसीलिए, लेकिन दोस्तों, इसलिए संपत्ति क्या है इस मामले में मतभेद है। हमारे मार्क्सवादी भाई आके उन्होंने कहा संपत्ति संपत्ति तो मजदूरों की देन है, श्रमिकों की देन है। अरे दोस्तों, पूरे समाज में देखो, जो काम करता है तो मजदूर ही है, वो इतना गरीब रहता है। इस देश की विडंबना ये है, पूरी दुनिया की विडंबना है, जो सबके घर बनाता है वो खुद बेघर रहता है। तो मार्क्सवादी भाई ने कहा ये संपत्ति मजदूरों की है। गांधी बाबा से पूछा गया, गांधी बाबा संपत्ति क्या है? गांधी बाबा ने कहा ईश्वर की है। क्या मजदूर, क्या मकान मालिक, सब लोग ईश्वर के, हम भी ईश्वर के, सब लोग ईश्वर के, संपत्ति भी ईश्वर की। और फिर उदारवादियों से पूछा गया, तुम बताओ संपत्ति क्या है? अरे उनका संपत्ति क्या है? अरे व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता की देन है। तो सूर्य कुमार यादव देख रहे हो दोस्तों, कौन सा बहुत जमींदार परिवार से था, अब क्रिकेट खेलने लगा और दे चौके दे छक्के मारा, संपत्ति की बरसात हो गई। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं अरे भाई सब लोग समान रूप में संपत्तिशाली है, सबके अपने हाथ हैं, सबके पांव हैं, सबकी आंख है, सबके कान है, इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपने आप संपत्तिशाली हो जाओगे। इसलिए संपत्ति का अधिकार का मतलब है कि अरे बोलने का अधिकार हमें दिया गया, आवागमन का अधिकार दिया गया। तो जो बोलने का अधिकार है, आवागमन का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, दोस्तों जीवन का अधिकार दे दिया और कह दिया एटीएम मत रखो, तो संपत्ति का मतलब जीवन का अधिकार क्या हो गया? इसलिए दोस्तों, संविधान सभा में इस बात की बड़ी बहस चली और हमारे संविधान निर्माताओं ने जानते हमेशा बीच बीच का रास्ता लिया। तो उनका भाई सबका ध्यान रखा जाएगा, संपत्ति रहेगी भी, इसका मतलब कोई संपत्ति नहीं रहेगी। दोस्तों, अनुच्छेद 19 से आने जाने का अधिकार, बसने का अधिकार, अरे बसेंगे तो पैसा लगेगा, अरे जाएंगे टिकट लगेगा, बिना उसके मामला कहाँ बनेगा। जीवन का अधिकार, लो एटीएम है ही नहीं है, और जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार ठीक वैसे का जब बिना पैसे के मेले में चले गए। अरे बिना पैसे के दोस्तों शहर बाजार में कहाँ जाओगे? लेकिन ये भी ध्यान रखा गया कि संपत्ति के नाम पर कोई जमींदारी न होने पाए। संपत्ति के नाम पर एक ही व्यक्ति का गांव में पूरा जमीन है, बाकी से भूमिहीन किसान हो गए, ये भी न होने पाए। इसे दोस्तों संविधान निर्माता ने बीच का रास्ता लिया, और रास्ता है क्या, आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।